हेलो। तो अपन हैलोजनीकरण देख रहे थे। देखो देखो मैंने तुम्हें 2 दिन बता दिया हैलोजनीकरण, अब तीसरे दिन भी यही बता रहा हूँ। तो इसमें देखो मैं तुम्हें बता रहा था कि जो वो किसकी क्रियाशीलता में हैलोजन की क्रियाशीलता हो रहा था F2 की बहुत ज़्यादा होती है, फिर होती है Cl2 की, फिर होती है Br2 की, और फिर बहुत कम होती है I2 की। इसका मैंने काम कर दिया था, इसका काम कर दिया था, ये इनका बाकी था। तो इनका समझो कि ये होता है बहुत, देखो इसकी रिएक्टिविटी इन सबसे बहुत ज़्यादा है। मतलब Cl2 जो ये है R और H से ये Cl2 रिएक्शन करके जो अल्किल हैलाइड बनाएगा, ये बनने की दर बहुत तेज होती है। मतलब Cl2 है जो मोर रिएक्टिव है। क्या है? मोर रिएक्टिव। ठीक है, मोर रिएक्टिव है। अब देखो ये करता क्या है, Cl2 होता है, इसकी साइज क्या होती है, देखो खेल क्या था, इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा। F2 तो बहुत जल्दी टूटता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा है। Cl2 के पास कम होता है, लेकिन इतना कम भी नहीं होता कि वो टूटने नहीं। जो Cl का इलेक्ट्रॉन अर्बर होता है ना, इलेक्ट्रॉन Cl अब जिनके पास इलेक्ट्रॉन अर्बर होता है बहुत पास होते हैं, इसलिए इनमें दरार आ जाती है और ये बंद वेरी फास्ट टूटता है। क्या होता है? वेरी फास्ट। और वेरी फास्ट तरीका से ये जो एकदम अलग होता है, तो ये बताता है Cl डॉट, और ये Cl डॉट इस R के साथ इसको तोड़ के ये HCl बनाएगा और ये जल्दी मुक्त होगा। अब यहाँ क्या बचा अपने पास? ये R पॉजिटिव। अब ये जो R पॉजिटिव होता है, ये होता है कार्बोकेटायन। वो कार्बन रेडिकल बनाता है, कार्बन फ्री रेडिकल है ये, फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल में क्या होती है, एक पुनर्विन्यास की क्षमता होती है, जो अपन आगे बढ़ेंगे। क्या? रीअरेंजमेंट पाया जाता है, जो अपन आगे बढ़ेंगे। क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है ना। तो उस रीअरेंजमेंट को ये होने नहीं देता है Cl2। ये क्या करता है, Cl बहुत ज्यादा होता है, ये वाला आके तुरंत इससे जुड़ता है। क्या होता है? तुरंत ये जो R रेडिकल बना है, ये Cl के एक और रेडिकल को तोड़ेगा। ये तो टूटा ही पड़ा है पहले से ही, टूट के ये तुरंत बनेगा और ये Cl दोबारा रेडिकल, फिर दोबारा अगले H पे जाएगा, फिर ऐसे। मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं। जो रेडिकल बनता है R रेडिकल, मतलब अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, इसका और इसका F, मतलब अगर मैं तुम्हें Cl2 और F2 की रिएक्शंस का एक एग्जांपल दूं तो समझो। एग्जांपल क्या होता है, देखो Br2 होता है, Br2 स्लो रिएक्शन करता है। क्यों? क्योंकि Br के पास जो अब्र होते हैं वो दूर होते हैं, इलेक्ट्रॉन अर्ब। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन का जो टूटना होता है वो इतना फास्ट नहीं हो पाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का टूटना इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। तो अब समझो होता क्या है, होता है जैसे कोई एग्जांपल लिया अपने CH3 CH2 CH2 और ये CH3। ठीक है, ये क्या ले लिया अपन ने? प्रोपेन ले लिया। अब प्रोपेन की मैं एक बार रिएक्शन करा रहा हूँ Cl2 से और H म्यू, और होगी क्या सी रिएक्शन? होगी FR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, है ना। ये रिएक्शन होती है ना, तो इसमें देखो 2 तरह के उत्पाद बन सकते हैं। एक तो कार्बोकेटायन कैसा बन सकता है, एक कार्बोकेटायन, एक तो ये वाला H निकले यहाँ का। कैसे? देखो CH3 CH2 CH2 और ये H टूटे और इसकी जगह Cl आए, इससे क्या बने? CH3 CH2 और Cl। एक बार ये वाला जो H है ये टूटे, मतलब यहाँ से CH3 CH और CH3 और ये H टूट गया, तो यहाँ आ गया डॉट और ये Cl लगा दे। मतलब 2 प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हैं इस तरह के। एक तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, एक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब देखो समझो, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड मतलब देखो इस Cl को इसके पास जाने, देखो इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना ऐसी होती है CH CH अब देखो इसमें से एक बार मैं ये H निकाल रहा हूँ, एक बार मैं ये H निकाल रहा हूँ, तो मैं रेडिकल बनाऊंगा 2 तरह के। कैसे? देखो एक बार ये वाला रेडिकल बनेगा, देखो CH3 CH और इस पर रेडिकल और ये CH3, और एक रेडिकल बनता है CH3 CH2 डॉट रेडिकल। 2 तरह के रेडिकल बन रहे हैं। ये 1 डिग्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री रेडिकल है। इधर देखो 3 और 3 6 अल्फा H, इधर देखो सिर्फ 2 अल्फा H।
तो ये मोर स्टेबल होता है। क्या है? मोर स्टेबल। पर देखो, इस Cl2 को इस इन परमाणुओं के पास पहुंचने से पहले ही इतने सारे मिल रहे हैं H दोनों तरफ H मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। और Cl2 की खासियत क्या है? ये मोर रिएक्टिव है। ये सोचता समझता नहीं है। ये तुरंत रिएक्शन करने का कार्य करता है। तो ये Cl2 इसके पास जाने के बजाय इनसे H+ निकालने की क्षमता रखता है, क्योंकि सारे बंध तो एक जैसे हैं। पर ये Cl ये नहीं दिखता कि मैं ज्यादा स्टेबल कंपाउंड के साथ जुड़ूं कि कम स्टेबल बनाऊं। वो Cl ये नहीं देख पा रहा है कि ज्यादा स्टेबल बना रहा हूँ कि कम स्टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, वो देखता है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो Cl जब प्रोडक्ट देता है तो देखो, एक तो बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl, और एक प्लस में एक और उत्पाद बनता है, मिश्रण बनता है CH3 CH CH3 Cl का। अब ये देखो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है ना, और ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ये मोर स्टेबल है। पर ये तो बहुत कम बनता है, क्योंकि Cl तो इनसे ही ले लेता है बाहर वालों से, H+ को इनसे ही निकाल देता है। तो लगभग देखा जाए तो ये Cl है ना, Cl2 की उपस्थिति में ये बनता है 45%, यानी बहुत ज्यादा, और ये 55%। लगभग मतलब Cl ने 45% दिया है इसे, और ये ज्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, हमेशा ज्यादा ही बनेगा। लेकिन ये भी कम नहीं बना है, कम स्टेबल कंपाउंड भी बहुत ज्यादा बना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है Cl बहुत ज्यादा तेजी से प्रोडक्ट बनाने पे ध्यान दिया है उसने ये नहीं देखा कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। पर Br2 क्या होता है? Br2 होता है मोर सेलेक्टिव। ये जो Br2 होता है ना, HMU की स्थिति में FR-SR रिएक्शन देगा। Br2 की खासियत क्या है? मोर सेलेक्टिव, और ये लेस रिएक्टिव है। कारण क्या है? Br2 के जो इलेक्ट्रॉन जो अब्र होते हैं Br2 के, Br के, वो आपस में काफी दूर होते हैं, उनमें प्रतिकर्षण नहीं होता। तो Br मतलब टूटने में समय लेता है, और ये चयन करके काम करता है। कैसे? कि ये देखता है कि इसमें से ये स्टेबल है कि ये स्टेबल, इसे पता है कि ये ज्यादा स्टेबल है, तो Br ज्यादा इसके साथ जुड़ता है। तो इसमें भी 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे। और Br, ये जो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है ना, ये लगभग 97% बना है, और 3%। इस रेशियो से समझ आ गया कि Br बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है। उसने चुन चुन के हाईली स्टेबल प्रोडक्ट बनाया है। तो Br क्या है? मोर सेलेक्टिव। ये क्या है? मोर रिएक्टिव। इसने ये नहीं देखा कि कौन सा ज्यादा स्थायी है, कौन सा वो है। तो क्लोरीनीकरण अधिक क्रियाशील होता है, ब्रोमीनीकरण अधिक चयनात्मक होता है। समझ आई बातें? अब अपन क्लोरीनीकरण पढ़ चुके हैं, अब इसके एग्जांपल्स, अरे यार एग्जांपल्स भी कराऊं क्या? तो देखो, इनके एग्जांपल्स देखो। एग्जांपल सीधा सा है, H हटाओ, X लगाओ, CHCl CH3Cl और ज्यादा दो, CH2Cl2 बन जाएगा, और ज्यादा दे दो, CHCl3 ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये टेट्राक्लोरो प्रोडक्ट बन जाएगा। इसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। अगर तुम्हें मोनोक्लोरो प्रोडक्ट चाहिए तो इसको अधिक में लो, इसको कम लो। मोनोक्लोरो क्लोरीकरण होगा, मतलब इसके 4 मोल लो तो इसके 1 मोल, तब तुम्हें ये मोनोक्लोरो है ना। देखो, मोनोक्लोरीकरण करना है तो 2 तरह के बनते हैं। इससे अपन को पता है Cl2 की उपस्थिति में 45% बनता है, ये 55%। ये एक मतलब NCERT बेस्ड रहता है, तो ये अपन को याद भी रखना है, 45 वाला। और Br के केस में 3 और 97 वाला कैसे होता है वो तो मैंने तुम्हें समझा दिया, है ना। और देखो, डाइक्लोरीकरण कर दो, 4 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। बिल्कुल, एक बार तो यहाँ से इसी से 2 H निकाल दिए, एक बार इससे और इससे निकाल दिए, एक बार इससे और इससे निकाल दिए, एक बार इससे दोनों निकाल दिए। ठीक है, 4 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, अब देखो, ये कराया 1 क्लोरीकरण प्रोडक्ट बना है, ये ज्यादा बनेगा। क्यों? क्यों बन रहा है भाई ये ज्यादा?
अब देखो इसकी एक वो बताइए समावयवता। अब ये समावयवता वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम मतलब वो आइसोमेरिज्म पढ़ लोगे, प्रकाशीय समावयवता। इसमें क्या है, ये क्लियर कार्बन है, इससे ये जोड़ा समूह, ये जोड़ा समूह और ये जोड़ा समूह और ये जोड़ा समूह, चारों समूह भिन्न भिन्न है। तो ये क्या है, क्रेल कार्बन है। क्रेल कार्बन जब भी आता है तो वो दो तरह की संरचनात्मक समावयवी देता है। कितने, दो तरह की। एक तो देता है प्लस और एक माइनस रूप देता है। तो कुल कुल उत्पाद इसमें कितने बने, एक, दो और इसका एक और, तीन बने। तो प्रभाजों की संख्या संरचनात्मक समूहों की संख्या कितनी होती है, दो। प्रभाज कितने होते हैं, दो, है ना। और देखो ये एक बात है कि त्रिविम समूह, ये मतलब पिछले क्लास की बात है, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है ना। अब इसमें भी इसने ये कैलकुलेशन की है, वही संरचनात्मक समावयवी, कुल समावयवी। ये देखो इसमें क्रेल, जहां जहां तुम्हें क्रेल कार्बन मिल जाए ना, उसके दो कैलकुलेट कर लो। इसमें कोई क्रेल कार्बन नहीं है तो इसका एक ही संरचनात्मक समावयवी बनेगा। इसमें दो है। देखो कुल संरचनात्मक समावयवी कितने बने इससे, मैं तुम्हें इसको एग्जाम्पल को करके ही बता देता हूँ यहाँ पर। तो देखो जो रिएक्शन करा रहे हैं अपन वो ये है, CH3 CH2 CH3 और CH3। ठीक है। अब मैं देखो इनमें से सब में से L निकालूंगा। ये मोनोक्लोरोनीकरण बना रहा हूँ मैं, एक जिसमें सिर्फ एक एलाइड हो, ऐसा। तो अब देखो इसकी रिएक्शन, इसका नाम क्या है, 1 2 3 4। तो चार है ये, इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल भी कह सकते हैं। क्या, सेकेंडरी ब्यूटाइल भी कह सकते हैं। ठीक है। ये है टू टू मिथाइल ब्यूटेन। टू मिथाइल ब्यूटेन है ये, क्योंकि 2 डिग्री पे मिथाइल है ना। इसे आइसोब्यूटेन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, आइसोब्यूटेन, है ना। कई नाम है इसके। ठीक है। अब देखो इसको अपन Cl2 और HMO की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट तो यहाँ से बना दो। क्या बना दो यहाँ से, पहला तो ये बना दिया अपन ने, CH3CH2CH2Cl, पहला उत्पाद। ठीक है। अगला उत्पाद देखो क्या कर रहा हूँ मैं, इससे ले रहा हूँ एक बार CS, इधर CH3 और लगा हुआ है ना। CH3 CH OCH, है ना। और CH3 और इधर एक Cl लगा दिया और एक इधर अपन ने CH3 लगा दिया, इस पर एक H लगा हुआ है। ठीक है। एक उत्पाद में क्या बना रहा हूँ, एक में इस पर से इस पे देखो, एक बार इस पे ले लिया, एक इस पे ले लिया, एक इस पर ले लो Cl। तो देखो CH3 CH3, इसे C बनाओ और इस पर Cl लगा दो, CH2 और CH3 और CH3। एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार मैं इन दोनों में से एक को, क्योंकि इस पे बनाओ चाहे इस पे बनाओ, ये दोनों ही क्या है, देखो श्रृंखला अपन यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, चाहे यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, एक ही बात है। तो ये दोनों एक तरह के ही हैं, तो इस पे एक, इस पे ले लो, है ना। CH3 CH2 CH3 और CH2Cl। ठीक है। चार। अब देखो मेरी बात है, समझो मेरी बात समझो, इस पे लो चाहे इस पे लो, एक ही बात है, तुम बना के देख लो, वाला नाम वही आएगा, है ना। देखो एक प्रोडक्ट, अब इसमें कितने संरचनात्मक संरचनात्मक, क्योंकि ये सब एक जैसे हैं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है ना। सारे एल्केलाइड हैं, पर इनके इनमें जो लगे कि कैसे संरचना स्थिति समावयविता, सब में क्लोरीन की स्थिति चेंज हो रही है, स्थिति समावयवी है। संरचनात्मक समावयवी में कौन से हैं, स्थिति। तो देखो कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें टोटल मतलब संरचनात्मक समावयवी कितने हैं, 4। अब
तो इसमें कुल समावेवी कितने हैं, मतलब संरचनात्मक भी जोड़ो, त्रिविम भी जोड़ो, सारे जोड़ो। तो देखो इसमें कोई क्रेल कार्बन नहीं है, तो इसमें कोई त्रिविम नहीं है, तो ये इसका तो एक ही काउंट होगा। इसमें देखो एक तो Cl लगा है इधर, एक CH3 इधर लगा है, एक ये ग्रुप लगा है, 3 ग्रुप और एक चौथा ग्रुप H। तो ये एक क्रेल कार्बन है। जब जिसमें क्रेल कार्बन आ जाए उसमें प्लस और माइनस दो समावेवी लो। तो 1 2 3 तो ये हो गए। फिर देखो इधर देखो C, इस पे एक CH3 पर ये CH3 सेम हो गया, दोनों दो ग्रुप सेम हो गए, तो ये क्रेल नहीं है। इसमें देखो ये CH3, एक ये CH2Cl, एक ये CH2CH3 और एक H, तो ये क्रेल कार्बन है। इसके दो जोड़ो प्लस और माइनस। तो अब इसमें कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 कुल उत्पाद है, यानी कुल कुल उत्पाद पूछे जाए, उत्पाद या कुल समावेवी, कुल समावेवी, तो वो है 6 अपने पास। कितने हैं, 6, है ना। तो प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं, यानी देखो प्रभाजी आसवन एक विधि होती है। क्या होती है, प्रभाजी आसवन क्या होती है, विधि। ये क्या करती है, ये प्रोडक्टों को अलग अलग करने का काम करती है। प्रभाजी आसवन क्या होते हैं, प्रभाजी आसवन मतलब प्रोडक्टों को गर्म करके, मतलब इनमें कुछ कुछ मिला के, मतलब ये सब अपन है ना बाद में मैं तुम्हें चैप्टर पढ़ाऊंगा ना उसमें आएगा। इस विधि से क्या करते हैं, इनको अलग किया जाता है। प्रभाजी आसवन सिर्फ किसको अलग कर सकती है, संरचनात्मक समावेवी को, संरचनात्मक समावेवी को अलग कर सकती है। मतलब जैसे ये ब्यूटेन हो, ब्यूटेन हो, प्रोपेन हो में, है ना, साइक्लोप्रोपेन हो, इन सबको तो अलग कर ही सकती है, पर एक जैसे मतलब समावयवों की बात कर रहा हूँ मैं, यानी एल्केन एल्कीन इन सबको तो अलग कर ही सकती है ये। और मतलब जो मतलब बिल्कुल दूर दूर प्रोडक्ट है, जैसे कोई ब्यूटेन है, कोई पेंटेन है, कोई हेक्सेन है, तो उनको तो ये अलग कर सकती है। कोई कार्बन 6 की कार्बन की, 5 की कार्बन की, उनको अलग करना तो इसके लिए बहुत आसान विधि है इसके लिए। पर मैं बात कर रहा हूँ संरचनात्मक समावेवी जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए, उनमें ये सिर्फ संरचनात्मक समावेवियों को अलग कर सकती है ना। किसको, सिर्फ संरचनात्मक समावेवियों की। यह त्रिविम समावेवी होते हैं ना, त्रिविम त्रिविम समावेवी, उनको अलग नहीं कर पाती है प्रभाजी आसवन से। अब प्रभाजी आसवन विधि द्वारा जितने प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे ये मिक्सचर था, इसका अपन ने प्रभाजी आसवन कराया है, इससे 7 उत्पाद पाए, तो 7 तरह के प्रोडक्ट प्राप्त हुए। तो इन 7 तरह के प्रोडक्टों को कहा जाता है प्रभाज। क्या कहा जाता है, प्रभाज। प्रभाजी आसवन विधि से जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उनको कहा जाता है प्रभाज। तो ये कितने प्रभाज देगा, 1 2 3 4 प्रभाज देगा। क्यों, क्योंकि त्रिविम समावयवों को अलग नहीं कर पाता। कारण क्या है, त्रिविम समावयवों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। बिल्कुल क्या होते हैं भाई, त्रिविम समावयवों के भौतिक गुणधर्म समान होते हैं, इसलिए प्रभाजी आसवन से त्रिविम समावयव अलग नहीं किए जा सकते, सिर्फ संरचनात्मक। कारण क्या है, क्योंकि प्रभाजी आसवन फुल्ली डिपेंडेंट होती है क्वथनांक पर। क्वथनांक पर, किस पर, क्वथनांक पर, यानी टेम्परेचर पर। अब जिसके भौतिक गुणधर्म सेम है तो उसका क्वथनांक भी सेम होता है, इसलिए प्रभावी आसवन से त्रिविम समावयवों को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर तुम्हें से कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे, उसमें प्रोडक्ट बनवाए, प्रोडक्ट बनाओ पहले, तो प्रोडक्ट बनाने के बाद उसके क्रेल कार्बन छांटो, क्रेल कार्बन के डबल करो, कुल उत्पाद उसमें त्रिविम समावयवी सहित आएंगे। फिर तुम्हें क्या करना है, प्रभाजों की संख्या पूछी जाए तुमसे, तो प्रभाजों में सिर्फ संरचनात्मक समावयवों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये है काम। अभी ये 8वां नंबर का, ये तुम्हारा खुद का काम है। इसमें तुम्हें Cl2 जोड़ना है, मोनोक्लोरीकरण उत्पाद बनाना है, और इसके हर जगह Cl जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, सारे जगह कितने बनेंगे, 1 2 3, है ना, 4 5, देखो कितने बनेंगे। अब तुम्हें ये देखना है, तुमने यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया, तो ये दोनों एक जैसे होते हैं, ये भी एक जैसा होगा। तो तुम्हें एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, चार जगह ही लगाने हैं। ठीक है, कौन तुम लगा दो 7 जगह। ठीक है, तो ये नहीं करना है, तुम्हें बना के बताना है इसका, फिर मैं तुम्हें बना के बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे एल्केनों का दहन। क्या, एल्केनों का दहन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दहन। तो देखो कोई भी एल्केन होती है वो क्या है, वो ईंधन है।
क्या है ईंधन, एल्केन क्या होते हैं ईंधन, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर ज्वलित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनको एल्केन को क्या कहा जाता है पैराफिन, और पैराफिन का मतलब है लगभग अक्रिय। क्या होते हैं? लगभग अक्रिय होते हैं ये। तो इनका दहन इतना आसानी से नहीं होता है, तो इनको उच्च ताप पर जलाना पड़ता है। और एल्केन का दहन है ना, एल्केन का दहन, ये जो एल्केन का दहन है वो सेम होता है हाइड्रोकार्बन का दहन। हाइड्रोकार्बन का दहन, तो सीधी बात बताऊं, मोल वाले चैप्टर में जाओ, वहां तुम्हें CX ऐसे कुछ फॉर्मूले बताए होंगे, उनसे जो दहन निकालना है उसका दहन करना सीखो। सीधी बात है। और एल्केन के दहन से जो ऊष्मा निकलती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हीट ऑफ हीट ऑफ क्या कहा जाता है? HOC, हीट ऑफ कॉम्बिशन। कॉम्बिशन कहा जाता है, कॉम्बिशन, हीट ऑफ कॉम्बिशन। कॉम्बिशन यानी दहन की ऊष्मा, किसके यहाँ कॉम्बिशन कहा जाता है दहन को, तो इसको कहा जाता है हीट ऑफ कॉम्बिशन। जो इसकी रिएक्शन होती है, देखो ये एल्केन का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अपन को याद करने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोकार्बन वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। कौन सा? हाइड्रोकार्बन वाला, वो फॉर्मूला याद रखो, उससे आसानी होती है। उससे क्या होती है भाई? आसानी होती है, इससे आसानी नहीं है। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आई, ये वाला फॉर्मूला नहीं करना है। एल्केनों का दहन उच्च ताप पे होता है, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो अपन को कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? हाइड्रोकार्बन वाला मोल में, क्योंकि वो वहां भी काम देगा और यहाँ भी काम देगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स जितने भी है ना, वो सारे तुम कर सकते हो। बस एक बात याद रखनी है, देखो CH4 का जो दहन होता है उससे लगभग 890 किलो जूल, माइनस का मतलब निकल रही है, माइनस का मतलब निकल रही है, तो 890 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है। ठीक है, C2H6 ये है मेथेन, ये है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। तो इन सब में 600 प्लस लगभग ऐड करते जाओ, तो लास्ट वाले की देखो 34 से, तो जितना बड़ा एल्केन होगा उससे उतनी ही ज्यादा, उसके दहन से उतनी ही ज्यादा क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। सीधी सी बात, वो हीट ऑफ कॉम्बिशन, दहन की ऊष्मा मिलती है। क्या मिलती है? हीट ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये सीधे ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रखना है। फॉर्मूला कौन सा याद रखना है? हाइड्रोकार्बन वाला। ठीक है, वो मोल वाले चैप्टर में लिखाया हुआ है तुम्हें, तो वहां देख लो। अब देखो, एल्केन का नॉर्मल दहन तो अपन कर लेते हैं, लेकिन एल्केन का और तरह के दहन होते हैं, वो अपन को पढ़ने हैं, वो अपने काम के भी हैं। क्या है? वो अपने काम के भी है भाई, है ना, वो अपने क्या है काम के भी। तो देखो, उसमें पहला दहन होता है अपूर्ण दहन, अपूर्ण दहन, और एक होता है नियंत्रित दहन। देखो, अपूर्ण दहन का क्या मतलब होता है? इनकम्प्लीट कॉम्बिशन, इसे कहते हैं इनकम्प्लीट कॉम्बिशन। इनकम्प्लीट कॉम्बिशन का मतलब होता है CH, कोई भी एल्केन लो और उसे अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दो, है ना, क्या दो उसे? अपर्याप्त मात्रा में उसे ऑक्सीजन दो। जब भी अपन अपूर्ण दहन कराते हैं तो उससे हमेशा क्या बनता है? कार्बन। कार्बन जिसे अपन कोयला भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कोयला। पर देखो, एल्केन के दहन से इतना अच्छा कोयला नहीं बनता है। क्या है? इतना अच्छा कोयला नहीं बनता है। ठीक है, तो एल्केन का जो दहन होता है CH4, अब इसको मैं ऑक्सीजन दे रहा हूँ, पर ये दे रहा हूँ मैं बहुत अपर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, अपर्याप्त मात्रा में। ठीक है, और ताप की उपस्थिति में तो दहन होगा, तो इससे कार्बन बनेगा प्लस एक निकलेगा H2O। क्या निकलेगा? H2O। और इसे कहते हैं कार्बन ब्लैक, CARBON ब्लैक। अब देखो, ये प्रोसेस मैं बताऊं क्या होती है? ये होते हैं काजल बनाने की प्रोसेस। ये आंखों में लगाने वाला काजल नहीं है, एल्केन के दहन से आंखों का काजल नहीं बनता है, एल्केन के दहन से नहीं बनता है। पर ये जो अपन जो काजल बनाने की प्रोसेस करते हैं ना अपने घरों में, काजल बनाने की वो सिराई होती थी, उस 2 सिराई लेते थे और उसमें वो कोयल वो जलाते थे, जला के वो भी मतलब जो भी कपूर कपूर वपूर जलाते थे शायद अपन, है ना, जला के जो काजल बनाते थे वो अलग है। ये एल्केन है, ये एल्केन है। इससे
इससे जो बना कार्बन ब्लैक होता है, ये होता तो काजल के समान ही है, पर काजल आंखों में नहीं लगाया जा सकता। ये आंखों में जलाने वाला लगाने वाला काजल नहीं है, बनाने की प्रोसेस वही है, पर ये आंखों में लगाने वाला काजल नहीं है। ये काम आता है शाही में, शाही बनाने में, है ना। और पूरक के रूप में, पूरक के रूप में कैसे? देखो, पूरक के रूप में ऐसे बनाया जाता है जैसे कोई अपन मिश्र धातु बना रहे हैं, या फिर अपन कोई एक ऐसी धातु काम में ले रहे हैं जिसमें छेद हो, हल्के हल्के, यानी उनके जो परमाणु है उनके एटम के बीच में दूरी हो, तो उनमें इसको मिलाया जाता है, इसका कजल कार्बन को। इस कार्बन को मिलाने से उसकी जो मजबूती बढ़ जाती है, वो अधिक प्रत्यास्थ हो जाता है, ये सब चीज़ें, इसलिए इसे पूरक के रूप में लिया जाता है काम में। और मेन काम क्या है? स्याही बनाने के लिए, ठीक है। तो ये तो होता है अपूर्ण दहन की बात है। वो देखो, वो अलग होता है काजल वाला काम, है ना, वो यहाँ नहीं करना है। देखो, अगली रिएक्शन है एल्केन का नियंत्रित ऑक्सीकरण। नियंत्रित ऑक्सीकरण का मतलब है उसमें नियंत्रित दहन का मतलब होता है धीरे धीरे ऑक्सीजन देना, मतलब कम नहीं देना, देना देना पर धीरे धीरे, रेगुलेटेड, यानी धीरे धीरे एक छोटी छेद से होके, है ना। तो देखो, एल्केन का नियत यानी रेगुलेटेड तरीका से जो दहन होता है उसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो अपन को याद रखने हैं। जैसे ये रेगुलेटेड हो गई, अपने घरों में रेगुलेटर नहीं लगा होता है। रेगुलेटर क्या काम करता है? पंखे को रेगुलेट करने के लिए, कूलर को रेगुलेट करने के लिए। तो ये होगी रेगुलेटेड सप्लाई है इसमें, ये धीरे धीरे नियंत्रित। तो इससे देखो क्या क्या बन सकता है। अब ये निर्भर करेगा अपन ने किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है। अगर यही रिएक्शन अपन सीओ कॉपर की प्रेजेंस में कराएं विद टेम्परेचर 523 केल्विन, याद रखने वाली बात है ये, कॉपर की प्रेजेंस में कराएं 523 केल्विन पर, तो ये मेथेनॉल बनाने की प्रोसेस है। और ये अपने एल्कोहल वाले चैप्टर की एक मेन रिएक्शन भी है कि एल्केन का नियंत्रित मेथेन का प्रोसेस क्या है? मेथेन का नियंत्रित ऑक्सीकरण कॉपर की उपस्थिति में 523 केल्विन ताप पर, किस पर? 523 केल्विन ताप पर मेथेनॉल बनाता है। क्या बनाता है? मेथेनॉल। ये एक अपनी क्या है? रिएक्शन है, मेन काम की रिएक्शन है भाई। ये क्या है भाई? काम की रिएक्शन है ये, मेथनॉल बनाने की प्रोसेस क्या है? काम की रिएक्शन है, ठीक है। मेथनॉल बनाने की प्रोसेस है जो एक काम की प्रोसेस है। ये अल्कोहल वाले चैप्टर में अपने बहुत काम आएगी रिएक्शन। एक और रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन अपने को अल्कोहल वाले चैप्टर में तो काम नहीं आएगी। अबे यार, ये रिएक्शन अपने अल्कोहल वाले चैप्टर में काम नहीं आती है। इसमें क्या आता है? ये एम एम ओ 2O3, ये मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, MO2O3। ये क्या है? MO2O3, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड कहते हैं इसे ना। तो इसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं ना, तो ये HCHO, ये क्या है? HCHO, ये है फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं इसे, या तो कहो, देखो IUPAC नेम है मेथेनल, और सामान्य नेम क्या है? फॉर्म एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि एक कार्बन को उसमें कहते हैं फॉर्म, दो कार्बन को कहते हैं एसिड, ऐसे कहा जाता है ना, एसिड फॉर्म आगे भी होते हैं। तो देखो, ये तो अपने आएगी एल्डिहाइड वाले एक चैप्टर में काम में, और यही रिएक्शन काम में आएगी एल्कोहल वाले चैप्टर में। किसमें? एल्कोहल वाले चैप्टर में काम आएगी यही रिएक्शन, है ना। तो अब ये तो हो गया मेथेन का, ये दोनों रिएक्शन अपन को रट लेनी है अभी, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। दूसरा काम है अपना CH3 एथेन। इथेन इथेन में जब इथेन को जब रेगुलेटेड सप्लाई देते हैं, है ना, एथेन को, और इसका जो अभिकर्मक है वो है CH3COO होल ट्वाइस Mn। ये है Mn मैग्नीज, और ये क्या है? एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन है, क्योंकि एसिटिक एसिड यही तो होता है CH3COOH। और इसका एक हटा के ये ले लिया, और ऐसे दो लिए हैं, कितने? दो, और इसको Mn+2 से रिएक्शन कराया है ना। तो
मैग्नीज एसीटेट बनाया है। क्या है ये? मैग्नीज एसीटेट। तो मैग्नीज एसीटेट की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है CH3COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की प्रोसेस है। ये क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड बनाने की प्रोसेस है। ये भी काम की रिएक्शन है अपनी। ये देखो सारे रिएक्शंस काम किए भाई। क्या है? सारे रिएक्शंस काम किए है ना। ये रिएक्शंस भी अपन को काम याद रखनी है। नियंत्रित ऑक्सीकरण की तीसरी रिएक्शंस है कि CH3CH3CH3H। ये है KMNO4। KMNO4 क्या होता है भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा, है ना। और ये इसकी खासियत होती है कि ये ओनली रिएक्ट विद थर्ड डिग्री एच। तो थर्ड डिग्री एच क्या है? ये रहा। इसलिए ये थर्ड डिग्री अल्कोहल बनाने की प्रोसेस है। CH3 और ये OH। थर्ड डिग्री अल्कोहल, थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड से ही वो एल्केन से रिएक्शन करेगा। तो ये याद रखना है कि केवल वही एल्केन KMNO4 ऑक्सीकृत होते हैं, यानी वही एल्केन KMNO4 से ऑक्सीकृत होगी जिसमें थर्ड डिग्री एच है। और थर्ड डिग्री एच ये है, ये थर्ड डिग्री कार्बन से लगा एच थर्ड डिग्री एच होता है। ये अपन ने डिग्री शुरू में पढ़ी थी जब मैंने तुम्हें पढ़ाया सिखाया था। ठीक है, तो ये तीनों रिएक्शंस काम की है। एक बार और देख लो। पहली रिएक्शन है मेथेन की रेगुलेटेड सप्लाई कॉपर की उपस्थिति में 523 केल्विन पर ये बनाता है मेथेनॉल। काम की चीज है ना। इस मेथेन की रेगुलेटेड सप्लाई मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, इसको बढ़ाओ नहीं होते इसमें, MO2 मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में ये क्या बनाता है? फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की एक प्रोसेस है। ये एथेन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की रेगुलेटेड सप्लाई और ये मैग्नीज एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एसिड बनाने की प्रोसेस है। ये भी एक काम की प्रोसेस है अपने। ठीक है, तो एल्केन की चौथी रिएक्शन है। अब एल्केन की ये मतलब वो हो गई, रेगुलेटेड सप्लाई हो गई काम की। चलो ठीक है, अब अपन देखते हैं समावयवीकरण। क्या देखते हैं? समावयवीकरण यानी एल्केन की समावयव बनाने की प्रोसेस, यानी आइसोमराइजेशन। और ये प्रोसेस अपन ये नॉर्मली प्रोसेस होती है। क्या होती है? नॉर्मली। इसको क्या कहते हैं? आइसोमराइजेशन, यानी एक एल्केन दूसरे एल्केन में चेंज हो जाए, यानी एक एल्केन दूसरे एल्केन में चेंज हो जाए। अब देखो एक बात बताओ, मेथेन का समावयवीकरण हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि क्या समावयवीकरण करोगे? नहीं होता, नहीं होता। क्या CH3 का समावयवीकरण हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या समावयवीकरण करोगे? क्या प्रोपेन का समावयवीकरण हो सकता है? प्रोपेन का कहाँ लगाओगे? इधर लगाओगे, ये श्रृंखला ऐसे बन जाएगी। क्या दिक्कत है? नहीं होता है। तो समावयवीकरण किसका होगा? ब्यूटेन का हो सकता है। इसका समावयवीकरण हो सकता है। इसमें से ये एच हट के यहाँ लग जाए तो ये देखो क्या बन रहा है। ये नॉर्मल ब्यूटेन से ये क्या बन गया? मिथाइल मिथाइल प्रोपेन। देखो ये वाली रिएक्शन होती है। और ये जो रिएक्शन होती है वो किसकी उपस्थिति में होती है? और वो होता है एनहाइड्रस AlCl3 और HCl की उपस्थिति। या तो लो एनहाइड्रस AlCl3 या लो HCl, इन दोनों में से कोई भी ले लो। इनकी उपस्थिति में यह रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है? अपन को यह याद रखना है कि 4 कार्बन से नीचे के तो समावयवीकरण करेंगे नहीं, 4 कार्बन से ऊपर के ही करेंगे। और जितने उसके समावयवीकरण बनते हैं उनको बना देना है। बस अपन को ये याद रखना है कि ये बनेगा। तो देखो देखो एक एग्जांपल लो। देखो नॉर्मल ब्यूटेन का 2 मेथाइल प्रोपेन बन गया। ये क्या है? 1 2 3 4 5, ये पेंटेन है। पेंटेन का देखो एक तो 2 मेथाइल ब्यूटेन बनता है, एक और बनता है पेंटेन का एक और क्या बनता है? सी 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 सी, ये भी बनता है ना। और ये हेक्सेन का ये समावयवीकरण तुम्हें आता है भाई, मैं नहीं बताऊंगा इसे। ठीक है, तो अब देखो एल्केन की एक और रिएक्शन होती है, उसे कहते हैं एरोमेटिकीकरण या पुनर्संभवन।
एल्केन की एक और रिएक्शन क्या होती है 5वें नंबर की, ये है एरोमेटाइजेशन या रिफॉर्मेशन, यानी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को इसे कहते हैं एरोमेटिकरण या फिर पुनर्संभवन। ये रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बनता है एरोमेटिक कंपाउंड। ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बनाने की ये प्रोसेस होती है, बहुत काम की है, क्योंकि इसी से बेंजीन बनता है। क्या बनता है? इसी से बेंजीन बनता है। देखो अपन को काम क्या है, देखो जो ये जो प्रोसेस होती है ये हाईली मतलब ऑक्सीकरण की उपस्थिति में होती है, ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में होती है। जो ये मतलब एरोमेटिकरण की जहाँ भी प्रोसेस होती है ना, इसके लिए अपन को काम में आने वाले जो रिएक्टेंट है, अभिकर्मक है, वो फिक्स है। अभिकर्मक फिक्स है। ये जो अभिकर्मक होते हैं ये 3 ही होते हैं, Cr2O3 या MO2O3 या फिर V2O5। ये 3 अभिकर्मकों की, इन तीनों में से कोई सा भी ले लो, इनकी है ना, तीनों में से कोई सा भी ले लो, इनकी उपस्थिति में ये रिएक्शन हो जाएगी। अब जैसे मैंने कोई एन एल्केन लिया है, देखो पहली बात तो CH4 की कोई रिंग बनेगी नहीं बनेगी, CC की कोई रिंग बनेगी नहीं बनेगी, CCC की कोई रिंग बन सकती है, बन सकती है, पर एंगुलर टेंशन बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी, तो कोई काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है, नहीं बनेगी। ऐसे ही CCCC 4 कार्बन की चेन की कोई रिंग बन सकती है, पर एंगुलर टेंशन मच ज़्यादा नहीं बन सकती। 5 कार्बन की रिंग बन सकती है, लेकिन उसमें भी एंगुलर टेंशन, तो 5 कार्बन तक तो बनानी ही नहीं है, 5 कार्बन की रिंग तो बनानी ही नहीं है। अपन को काम कहाँ से करना है? 6 कार्बन से, तो एन हेक्सेन लेना होगा, एन हेक्सेन। और देखो ये जो प्रोसेस होती है नॉर्मल, क्योंकि एल्केन कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है, एल्केन कभी भी एल्केन नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है। क्या है? एल्केन कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है। तो रिएक्टेंट क्या है अपने? रिएक्टेंट है Cr2O3 MO2O3 और V2O5। अब जो ये रिएक्शन होगी वो हाई टेम्परेचर पर होती है, और हाई टेम्परेचर प्लस, देखो ये एल्केन है, इस रिएक्शन के लिए अपन को हाई टेम्परेचर प्लस हाई प्रेशर भी चाहिए होता है। क्या होता है? हाई प्रेशर। पर इनकी जो एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है, ये तो होता है 773 केल्विन, है ना, और ये होता है 10 से 20 ATM फोर्स। पर ये अपन को याद नहीं रखने हैं, क्योंकि एक रिएक्शन का कहाँ तक याद रखोगे, टेम्परेचर ही है, सिर्फ अपन को आइडियल रिएक्शंस में याद रखना है। जैसे मैंने तुम्हें अभी वो बताया था ना, नियंत्रित एक्सकरण वाला में, वो मेथेन की अभिक्रिया Cu प्लस 523 केल्विन ताप पर करा रही थी, तो वो अपन को याद रखनी है, क्योंकि वो एक निर्माण की प्रोसेस है। और तुम अगर इसमें भी याद रखना चाहो तो रख सकते हो, इसमें भी कि 773 केल्विन और 10 से 20 ATM, क्योंकि ये भी एक आइडियल प्रोसेस है, इसमें बेंजीन बनता है। क्या बनता है? बेंजीन। ये एक बेंजीन निर्माण की अभिक्रिया भी है, ये रिएक्शन बेंजीन निर्माण की रिएक्शन से। एल्केन के सारे रिएक्शंस आगे वाले चैप्टरों की किसी न किसी चीज के निर्माण की प्रोसेस ही है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ एल्केन क्या होता है, C6H14, और यहाँ है C6H6। तो अब यहाँ कितने H निकले? 14 से H गए, लगभग 8 H निकले, तो 8H2। अब यहाँ से H निकले हैं, तो ये एक विहाइड्रोजनीकरण है, विहाइड्रोजनीकरण प्रोसेस है। क्या है? एक विहाइड्रोजनीकरण प्रोसेस है। विहाइड्रोजनीकरण इंग्लिश में क्या कहते हैं? विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रेजनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है एक, है ना। जैसे अगर जैसे C17H16 लिया जाए, तो इससे एनेलिन बन जाती है अपनी, ये CH3, ये टोलुइन है, टोलुइन। एनेलिन क्या होती है? एनेलिन ये होती है NH2 ग्रुप लगा होता है, ये होती है एनेलिन, है ना। सॉरी, अगर देखो C8H18 बन जाए, तो इससे देखो 4 प्रोडक्ट बनते हैं। क्या प्रोडक्ट बनते हैं? यहाँ तक ही पूछेगा, तो इससे 4 प्रोडक्ट बनते हैं। कौन कौन से? देखो, एक तो बेंजीन की रिंग बनेगी, वो तो फिक्स है, एक CH2 और एक CH3 लगा दिया, या फिर इससे ऐसे कह सकते हैं, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, ऐसे कह सकते हैं कि भाई एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, है ना, एक
ऐसे कह सकते हैं, इनका नाम तुम्हें खुद को बताना है भाई। इनका नाम देखो, याद है क्या तुम्हें इनका नाम? ये सारे याद है। जाइलिन, मेटाजाइलिन, ये ऑर्थोजाइलिन है, ये मेटाजाइलिन है, ये पैराजाइलिन है, याद आ रहा है? ये इथाइल बेंजीन है, ये इथाइल बेंजीन है, ये इथाइल ग्रुप और बेंजीन पर लगा हुआ है तो इथाइल बेंजीन। इनका नाम तो याद है ना? ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन मेटा स्थिति पर, पैराजाइलिन पैरा स्थिति पर। आता है ना अपन को? आता है ना भाई? आता है, बिल्कुल आता है भाई। देखो मैंने तुम्हें जल की रिएक्शंस करना सिखाया था, तुम्हें वाटर की, पानी के साथ रिएक्शन। मैंने तुम्हें ये सिखाया था कि गर्म जल से कौन सा धातु रिएक्शन करता है, ठंडे जल से कौन सा करता है, और बर्फ से कौन सा रिएक्शन करता है। तो ये सारी रिएक्शंस मैंने तुम्हें किस में पढ़ाई थी भाई? किस में पढ़ाई थी? याद करो, अपनी ईसीएस में पढ़ाई थी। लिखवा सरखाना मगर मंजन कर में। लिखवा सरखाना तक तो है वो किसी भी प्रकार के जल से कर सकते हैं, फिर लिखवा, है ना, और सरकाना मग, मग तक तो ये कहाँ तक करते हैं? सिर्फ पानी से कर सकते हैं, और फिर आगे ऐसे मैंने तुम्हें बताई थी, वहाँ याद करो ये सब चीज़ें, है ना। तो यहाँ भी ये जो एल्केन होते हैं ये भी पानी से रिएक्शन कर सकते हैं। किससे? पानी से। अब पर ये पानी से नहीं करते हैं, ये H2O से रिएक्शन तो करते हैं, पर H2O होना चाहिए सिर्फ गैसेज स्टेट में, मतलब भाप से रिएक्शन करते हैं ये। कारण क्या है भाप से? क्योंकि ये भाई एल्केन, एल्केन और एल्केन है क्या? पैराफिन, पैराफिन नो रिएक्शन। नो रिएक्शन तो ठंडा पानी का, मतलब पानी तो इनका काम अड़ेगा ही नहीं, ठंडा पानी, बर्फ बर्फ कुछ नहीं, भाप चाहिए भैया, भाप। बहुत हाई लेवल के क्लास के हैं। तो ये H2O और भाप, तो एल्केन सिर्फ भाप से रिएक्शन करता है। कारण क्या है? अक्रियाशील होता है। लगभग टेम्परेचर चाहिए इसको 1273 केल्विन, हाई टेम्परेचर चाहिए, है ना। और क्या देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस। इन दोनों को कहा जाता है सिन गैस। अभी सिन गैस का काम क्या है भाई? है? क्या कहा जाता है भाई इनको? सिन गैस कहा जाता है। सिन गैस कहो या वाटर गैस। वाटर गैस, वाटर गैस कैसे बनती है भाई? एल्केन की अभिक्रिया भाप से कराओ 1273 केल्विन पर, तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 बनती है। ये एक क्या है भाई? वाटर गैस या सिन गैस कहते हैं। ये क्या काम आती है भाई? ये है ना, कई प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं ना, उनको सिंथेसिस करने में काम आती है। किसमें? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, इनका मतलब कई प्रोडक्ट को सिंथेसिस करने में काम आती है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है? हाइड्रोजन, है ना। तो ये हाइड्रोजन निर्माण की विधि है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड निर्माण की विधि है ना। तो ये है अभिक्रिया हाइड्रोजन के औद्योगिक निर्माण यानी इंडस्ट्रियल निर्माण में भी काम आता है, क्योंकि एल्केन होता है। देखो पानी उपलब्ध हो जाता है, टेम्परेचर अपन गर्म करके ला सकते हैं, एल्केन भंडार है अपने पास, एल्केन के तो भंडार है, तो इसलिए हाइड्रोजन बनाने की सबसे सरल और सबसे उपयुक्त विधि होती है। क्या है? सबसे सरल और उपयुक्त विधि होती है, इसलिए इसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए काम आती है ये, ठीक है। किसके? हाइड्रोजन के लिए यूज ली जाती है। हाइड्रोजन यानी H2 गैस बनानी है ना, और हाइड्रोजन गैस किस काम आती है भाई? हाइड्रोजन गैस बहुत जगह काम आती है अपने, है ना। तो देखो अब मेरी बात समझो, तो अगली इसकी जो एल्केन की रिएक्शन है वो क्या है भाई? अगली एल्केन की रिएक्शन है ताप अपघटन या भंजन। देखो भंजन सब चीजों का होता है। क्या होता है? भंजन हर चीज का पढ़ेंगे अपन। ये भंजन वाली रिएक्शन पानी के साथ अभिक्रिया, है ना, और पानी के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, पदार्थों का भंजन, ये तीनों तीन रिएक्शंस तो हमेशा काम आएगी अपने हर हर चीज की। एल्केन की एल्केन हैलाइड की, बेंजीन की, सबकी पढ़ेंगे, ठीक है। भंजन सबका होता है भाई। तो उच्चतर हाइड्रोकार्बन भंजन क्या होता है? भंजन का मतलब क्या होता है? भंजन है, इसे कहते हैं ताप अपघटन कहते हैं, है ना। देखो भंजन क्या होता है? सीधी सी बात है, जैसे एल्केन क्या होते हैं भाई? एल्केन लिक्विड वो होते हैं उच्चतर। एल्केन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो जो हायर हाइड्रोकार्बन है, मतलब हायर हाइड्रो कार्बन, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, हीट दी जाती है, तो वो टूट कर निम्नतर हाइड्रोकार्बन में बन जाते हैं, सीधी सी बात है। और ये
देखो एक उच्चतर हाइड्रोकार्बन से निम्नतर कैसा भी हाइड्रोकार्बन बन सकता है। एल्केन बन सकता है, एल्केन बन सकता है, एल्काइन बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। जैसे मैंने ये ले लिया CH3 CH2 CH2 CH3, अब ये ब्यूटेन है। अब इससे देखो CH4 मेथेन भी बन सकता है, CH3 ये भी बन सकता है एथेन। इससे CH3 CH2 प्रोपेन भी बन सकता है। इससे CH3 और CH2 एल्कीन भी बन सकता है। इससे CH2 ये भी बन सकता है। इससे CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH2 ये भी बन सकता है ना। इससे CH ट्रिपल बॉन्ड CH भी बन सकता है। कुछ भी बन सकता है, कोई कोई मतलब कुछ भी बन सकता है भाई, कुछ भी हाइड्रोकार्बन बन सकता है। बनेगा निम्नतर, बस क्या बनेगा, बनेगा निम्नतर। तो कुछ भी बन सकता है, ठीक है। देखो यही देखो एन हेक्सेन को कुछ भी बना दो, ये 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 बना दो, कुछ भी बना दो भाई। हेक्सीन भी बन रहा है, ठीक है, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो ये अब अपन ये हो गया अपना एल्केन कंप्लीट। अब अपन पढ़ेंगे एल्कीन।